केपी शर्मा ओली रिजाइन देने के बाद भी प्रोटेस्टर रुकने का नाम नहीं लेते। सांसद, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड ऑफिस और नेपाली कांग्रेस का ऑफिस जला के राख कर देते। जब राणा डायनेस्टी के खिलाफ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो शमशेर यंग बहादुर राणा उनके मेंबर को मारने के लिए फांसी और शूट का ऑर्डर देते हैं। जब नेपाल में इलेक्शन होती है तो कांग्रेस सत्ता में आती है और किंग महेंद्र उस सरकार को डिसमिस कर देते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप पंचायती सिस्टम चलेगा। नेपाल में आज से समस्या नहीं, 250 साल से नेपाल समस्या में है। जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज समझते हैं नेपाल में आखिरकार ये समस्या क्यों है। नेपाल जो है वो आज जल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और किस कंट्री का हाथ है इसके पीछे। और जो नेपाल है उसके अंदर भी 3 ग्रुप है, इंटरनली 3 ग्रुप है और 3 ग्रुपों की अलग अलग डिमांड है। एक ग्रुप चाह रहा है कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम आना चाहिए और दूसरा ग्रुप चाह रहा है जो लीडर है वही लीडर करप्शन ना करे और उन्हीं लीडर में सुधार आए और वही लीडर आगे कंट्री को रन करे। और जो तीसरा है जेन ज़ी प्रोटेस्टर, वो चाह रहे हैं कि जितने भी लीडर है वो इस्तीफा देके ताकि आगे ये इलेक्शन ना लड़े और जो देश है वो किसी और के हवाले किया जाए, मतलब यूथ के हवाले किया जाए। चलो थोड़ा सा हम इतिहास को समझेंगे ताकि हमें ये पता चले नेपाल में आखिरकार ये समस्या क्यों है। देखिए, जो नेपाल कंट्री है यहाँ पे स्टेबिलिटी इशू शुरू से आए हुए हैं, कोई भी सरकार लॉन्ग टर्म तक चली ही नहीं पा रही है। आखिरकार यहाँ पे समस्या क्यों है और नेपाल का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, पूरी डिटेल से समझेंगे। और आखिरकार भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, समझते हैं आज एक एक चीज़ को। नेपाल की यूनिफिकेशन करते पृथ्वी नारायण शाह करते, उस वक्त नेपाल कंट्री नहीं हुआ करता था, वहाँ पे छोटे छोटे रजवाड़ा हुआ करते थे। उस वक्त 24 रजवाड़े थे और जो पृथ्वी नारायण शाह था ये सबको कन्क्वेस्ट कर रहा था। उस पर काठमांडू में एक राजा हुआ करते थे जयप्रकाश मल्ला, उस पर भी ये अटैक करते। जब उस पर अटैक करते हैं तो जयप्रकाश मल्ला ब्रिटिश से हेल्प मांगते हैं और ब्रिटिश की आर्मी वहाँ पे आती है। और जब ब्रिटिश की आर्मी वहाँ पे आती तो उनको ब्रिटिश को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है गोरखा आर्मी से। पृथ्वी नारायण शाह 25 सितंबर 1768 में अनाउंस कर देते किंग ऑफ नेपाल और यहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और 2008 में जब मोनार्की सिस्टम खत्म होता तो यही राजा आगे जाके ख़त्म होते हैं। 1840 से लेके 60 तक एंग्लो नेपालीज वार होती है, वहाँ पे ब्रिटिश और नेपाल के बीच में होती है और नेपाल को वहाँ पे बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। और जब नेपाल हारता है बहुत सारा टेरिटोरी अपना खो देता है, जैसे तराई रीजन था उसको भी खो देता है। अभी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड और हिमाचल का थोड़ा सा पार्ट इसको भी ये खो देता है, ये पहले इन्हीं का ही पार्ट हुआ करता था और ये सब खो देता, 1/3 एरिया अपना खो देता है। और 1860 में एक ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, सरगोली, और उस पर न्यू बॉर्डर बनता है, काला नदी से लेकर मिची रिवर तक बनता और नेपाल 1/3 एरिया में ही सीमित रहता है। और इसके बाद क्या होता है, 1846 से लेकर 1951 तक राणा डायनेस्टी आ जाती है वहाँ पे। वो जो पहले मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन ये आते ये अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट देते हैं और जितना भी कंट्रोल होता है ये खुद कंट्रोल ले लेते हैं। तो शाह डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको सिर्फ गद्दी में बैठा दिया जाता है, उनकी पावरें कुछ भी नहीं बचती, वहाँ पे एक कठपुतली की तरह उनको रखा जाता है, लेकिन सब पावरें राणा डायनेस्टी ले लेती है और वही खुद कंट्रोल करते हैं। जब राणा डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यंग बहादुर राणा, ये अपने ब्रिटिश के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। जब ये अपने ब्रिटिश के अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो 1857 में जब रिवोल्ट होता है तो वहाँ पे नेपाल की आर्मी ब्रिटिश की हेल्प करती है। 1860 में क्या करती है, जो ब्रिटिश ने पहले तराई रीजन जो इन्होंने कैप्चर किया हुआ था इसको ये वापस दे देते हैं। और 1923 में सरगोली ट्रीटी साइन होती है, वही ट्रीटी जो पहले साइन होती है उसी को रिप्लेस करते हैं। ये अपने रिलेशन अच्छे बना लेते हैं, ब्रिटिश और नेपाल के रिलेशन अच्छे होते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर नेपाल हेल्प करता है ब्रिटिश की। नेपाल के लोग थे वो राणा डायनेस्टी को चाहते ही नहीं थे, तो वहाँ पे फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है 1936 में, प्रजा परिषद, और इसके फाउंडर थे टंका परिषद आचार्य। इनका जो पर्पस था कि राणा डायनेस्टी को हटाया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाया जाए। लेकिन राणा डायनेस्टी वाले क्या करते, इनके जितने भी मेंबर होते उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसे शुक्राराज शास्त्री और धर्माभक्ता, इनको 1941 में काठमांडू में फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और दशरथ चंद और गंगालाल को क्या करते हैं, 28 जनवरी 1941 में इनको गोली मार दी जाती है। और प्रजा परिषद के जो मेंबर थे इन्होंने सब खत्म कर दिए। 1947 और 1948 में 2 पार्टी बनती है, नेपाल नेशनल कांग्रेस और नेपाल डेमोक्रेटिक कांग्रेस। और ये 1950 में ये मर्ज होती है और इनका नाम दिया जाता है नेपाली कांग्रेस, जो आज भी आपको देखने को मिलती है। इनका पर्पस था कि राणा डायनेस्टी को हटाया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनका भी पर्पस था। लेकिन पहले इनको
राणा डायनेस्टी को हटाना था। और जब राणा डायनेस्टी को हटाते किंग त्रिभुवन की हेल्प करते। ये किंग त्रिभुवन कौन थे? ये शाह डायनेस्टी के राजा थे, जो राजा चलते आ रहे थे। 1951 में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पे विद्रोह होते हैं। और जब विद्रोह होते हैं वहाँ पे तो नारा लगता है फ्री नेपाल फ्रॉम राणा कंट्रोल। और ये जो राणा डायनेस्टी थी ये डिक्टेटोरियल हो रहा था, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी था उस वक्त जो राणा डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोहन शमशीर, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उस वक्त राजा कौन होते हैं? किंग त्रिभुवन। और वहाँ पे इतना विद्रोह होता है, जब वहाँ पे इतना विद्रोह होता है जो मोहन शमशीर था उसको रिजाइन देना पड़ता है और रिजाइन देते हैं। और इनका जो राणा डायनेस्टी का जो रूल था वो 104 साल तक चला था। इसके बाद जो शाह डायनेस्टी थी वो पावर में आ जाती है। पहले भी थी वो, लेकिन वो पावर में नहीं थी, इसके बाद वो पावर में आ जाती है। और जब किंग त्रिभुवन पावर में आ जाते हैं तो 16 नवंबर 1951 में एक गवर्नमेंट बनाते हैं, ये जिसको लीड कर रहे होते हैं अत्रिका प्रसिद्ध कोइराला। लेकिन ये आगे जाके डिसॉल्व हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, 1959 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होती है नेपाल में। और जब इलेक्शन होती है तो कांग्रेस वहाँ पे जीत जाती है। कांग्रेस की जो सीटें आती है 74 आती है आउट ऑफ 104। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके बाद 4 ही सीटें आती है। और एक पार्टी और थी गोरखा परिषद जिसकी 19 सीटें आई थी। उसके एक साल के बाद क्या होता है, 1960 में जो किंग त्रिभुवन के बेटे थे महेंद्र, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलेगा। उसको जो सरकार बनी हुई होती है उसको डिसमिस कर देते कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलेगा। तो वो न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, पंचायती सिस्टम, कि अब आज के बाद पंचायती सिस्टम चलेगा, कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ पंचायती सिस्टम चलेगा। अभी भी आप देखते होंगे कि पंचायती सिस्टम जो होता है गांव देहात में कोई भी खड़ा हो जाता है, उसकी कोई भी पार्टी नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब किंग महेंद्र के बेटे बरिंदर आते हैं आगे, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चलते हैं। 70 एंड 72 में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे रेफरेंडम कराते हैं, जनता से पूछते हैं कि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए या पंचायती सिस्टम चाहिए। और जब वोट डलते हैं तो पंचायती सिस्टम फिर जीत जाता है, कि वहाँ पे फिर से पंचायती सिस्टम चलता है। 1990 में क्या होता है कि वहाँ पे जन आंदोलन होता, मतलब मैसिव प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे। अब उनकी डिमांड रहती है कि पंचायती सिस्टम को हटाना चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे लड़ सके। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे नेपाली कांग्रेस और यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट, और ये सक्सेसफुली के साथ जीत भी जाते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। यहाँ पे 12 मई 1991 में फिर से इलेक्शन होती है। और जब फिर से इलेक्शन होती है यहाँ पे तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है। वो 110 सीटें लेती है आउट ऑफ 205। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 69 सीटें लेती है। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1992 में इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, वहाँ पे पॉलिसी चेंज करते हैं। वो बात करते हैं कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। जब इसकी बात करने लगे तो दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी तो इसके बिल्कुल ही खिलाफ है, खुल के प्रोटेस्ट करने लगे कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और जब ये प्रोटेस्ट करते तो चाइना खुल के फंडिंग करता है इनको। और 1996 से लेकर और 2006 तक यहाँ पे सिविल वॉर चलती है। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी मार्च 1997 में लॉन्च करती पीपल्स वॉर, रिप्लेस द पार्लियामेंट्री मोनार्की विद द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 10 साल तक सिविल वॉर चलती है। और जब 10 साल तक यहाँ पे सिविल वॉर चलती है तो इसी बीच में क्या होता है, 10 जून 2001 में जो प्रिंस दीपेंद्र जो राजा थे, ये अपने जितने भी घर के मेंबर होते हैं उनको गोली मार देते हैं। इनके जो पिताजी थे बरिंदर और इनकी मम्मा क्वीन ऐश्वर्या, इनको भी गोली मार देते हैं। और इनका भाई हो तो उनको भी गोली मार देते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या था, जो दीपेंद्र राजा थे वो शादी करना चाहते थे दिव्यानी के साथ, लेकिन इनकी स्पेशली हिज मदर वो नहीं चाहती थी कि उनके साथ शादी हो। पॉलिटिकल और सोशल रीज़न की वजह से वो नहीं चाहते थे कि इनसे शादी हो। जब इनकी शादी नहीं करवाते तो ये गोली मार के सबको ख़त्म कर देते। जब ये सबको ख़त्म कर देते उसके बाद खुद को भी ख़त्म करते और उसके बाद राजा बनते इनके चाचा प्रिंस ज्ञानेंद्र, ये राजा बनते हैं और ये संभालते फिर गद्दी। उस वक्त कोल्ड वार भी पीक पे चल रहा था। और जब कोल्ड वार पीक पे चल रहा था तो वो क्या करते, 1 फरवरी 2005 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। 2006 में सिविल वॉर खत्म होती है। 22 दिसंबर 2007 में जितनी भी पार्टी होती ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। 2008 में नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है तो वहाँ पे वोट डलते हैं। 564 मेंबर होते हैं और 564 मेंबर में से 560 मेंबर ये वोट करते हैं कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। 11 जून 2008 को राजा को गद्दी से हटा दिया जाता। और 23 जुलाई 2008 में कांग्रेस के लीडर राम बुरान यादव ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। 15 अगस्त 2008 को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पुष्पा कमल दयाल इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर ये डिसाइड करते कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। एक डेडलाइन रखते कि इतने दिन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना कंप्लीट करना है, लेकिन ये अपनी डेडलाइन में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाते। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं होता तो 27 मई 2012 को कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है 2013 से लेकर 2015 तक। और ये न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं अंडर चीफ जस्टिस खिलराज रेजमी, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 2013 में इलेक्शनें होती हैं। जब इलेक्शन होती है तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती है और 2013 में सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 20 सितंबर 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। बहुत मुश्किल के साथ इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके बाद असल में खेल स्टार्ट होता है। अब हम समझते हैं जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2025 से, जब नेपाल की गवर्नमेंट वो जितने भी सोशल मीडिया है और उनको कहते हैं आपको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने का मतलब था कि जितने भी सोशल मीडिया उनके रिप्रेजेंटेटिव नेपाल में बैठने चाहिए और नेपाल में बैठे के ये डिसाइड करेंगे कौन सी न्यूज़ गलत है और कौन सी न्यूज़ ठीक है। और उनको टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना होगा। नेपाल की गवर्नमेंट 24 सितंबर टिकटॉक को छोड़ के 26 एप्लीकेशन को बैन कर देती है। 8 सितंबर को मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं और जब प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि आर्मी से वो कंट्रोल नहीं होते और जब आर्मी से कंट्रोल नहीं होते तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि गोली मार दी जाए और जब गोली मारते तो उसमें 19 लोग मारे जाते हैं और जिसमें एक तो 12 साल का बच्चा था। अभी का जो डेटा है उसमें 51 लोग मर चुके हैं और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये सांसद के बाहर जाते हैं कि करप्शन को बैन करो, ना कि सोशल मीडिया को। शट डाउन करप्शन, नॉट अ सोशल मीडिया। करप्शन का कारण क्या है? वहाँ पे जो लीडर है केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर और प्रचंड, ये जो 3 लीडर है मेन लीडर, यही बार बार आ रहे हैं। कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी कम्युनिस्ट पार्टी का आ रहा है, कभी कांग्रेस का आ रहा है, कभी माओइस्ट सेंटर का आ रहा है। मतलब ये आपस में कब गठबंधन बना रहा है कोई पता ही नहीं चल रहा है। 2015 से लेकर 2025 तक यहाँ नेपाल में 9 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और इधर हमारी इंडिया में चाचा हिल ही नहीं रहे 10 साल से। इतना पीक पे चला जाता है कि केपी शर्मा को रिज़ाइन देनी पड़ती है और वहाँ के मिनिस्टर जो थे उनको तो भगा भगा के मारा गया। और जब केपी शर्मा रिज़ाइन भी दे देते हैं और उसके बाद भी जो प्रोटेस्टर होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते और वो संसद में जाते हैं, संसद को आग लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको जला देते हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड ऑफिस होता है और जो कांग्रेस नेपाली कांग्रेस का जो ऑफिस होता है उसको भी जला देते हैं और जो काठमांडू में पुलिस स्टेशन है उसको भी जला देते हैं और जेल को भी तोड़ देते हैं और जेल में 13,000 कैदी थे उसको भी रिहा कर देते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनको लीड कौन कर रहा है? एक हेमी नेपाल NGO करके है जिसको लीड करे सूडान, एक काठमांडू से बलिंदर शाह। ये 2 लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। हाल ही में देखा होगा जो अमेरिका डिप्लोमेट है डोलंडू, ये बांग्लादेश में जाते तो बांग्लादेश में क्या हाल हो जाता है, श्रीलंका में जाते तो श्रीलंका में क्या हाल होता है। उसके बाद ये नेपाल में आते तो नेपाल का हाल आप देख रहे हैं अभी। और नेपाल में अभी जो प्रेजेंट पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट की, जो चाइना खुल के उसको सपोर्ट करता है और अमेरिका कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और अमेरिका कम्युनिस्ट के बिल्कुल ही खिलाफ है। और मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली फंडिंग की हुई है और मेरा बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली नेपाल को फंडिंग नहीं की है। को पता है कि कौन फंडिंग कर रहा है, कौन फंडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। अभी जो नेपाल के हालात है वहाँ पे एक टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है सुशीला कार्की को। अगर आपको समझना कि अमेरिका कम्युनिस्ट के खिलाफ क्यों है तो कोल्ड वॉर को वीडियो को जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।